हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इतिहास में पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो फटाफट देख लीजिए, क्योंकि इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं 100% की कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से इतिहास में पास हो जाएंगे। इस बात को भरोसा करिए। और जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम में पक्का है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं, समय बहुत कम है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। इतिहास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खानकाह से क्या आशय है। अगर ये सवाल देखने को मिलता है तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए, खानकाह एक सूफी संस्था थी जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये समझना है, यहाँ पे जो खानकाह लिखा गया है ये एक संस्था का नाम है। जैसे आपका विद्यालय भी एक संस्था है, ठीक है, और आप उसमें जो है अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं वहाँ से। तो विद्यालय जैसे एक संस्था है, वैसे ही खानकाह भी एक संस्था का नाम है जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। आगे देखिए, खानकाह का नियंत्रण शेख मुर्शिद के हाथों में होता था। जैसे अगर आपका स्कूल प्राइवेट होगा तो वो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के हाथों में होता है, यानी एक मैनेजर जो है उसका नियंत्रण करता है। जिस प्रकार से खानकाह का नियंत्रण शेख मुर्शिद करते हैं, वैसे ही विद्यालय का नियंत्रण भी जो है किसी, जैसे अगर गवर्नमेंट है तो सरकार उसके नियंत्रण करती है, और अगर प्राइवेट होगा तो मैनेजर उसका नियंत्रण करती है। तो ऐसे ही खानकाह एक संस्था है, इसका नियंत्रण शेख और मुर्शिद के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे सूफी संत जो है अक्सर रहते थे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, खानकाह एक संस्था का नाम है जहाँ पे सूफी संत रहते थे और इसका नियंत्रण शेख मुर्शिद के हाथों में होता था। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे एक विद्यालय होता है, विद्यालय में अगर सरकारी है तो सरकार का नियंत्रण होगा, प्राइवेट है तो मैनेजर का नियंत्रण होगा, लोग वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये पॉइंट आसानी से समझ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप वॉच कर लेते हैं तो पक्का है आपको याद भी करवा देंगे। समय बहुत कम है तो फटाफट रिवीजन करेंगे और याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। गुरु नानक का नाम आपने सुना होगा, इनकी शिक्षाओं के बारे में बताना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके इसी सवाल को आपसे पूछ सकता है कि गुरु नानक के उपदेश पर टिप्पणी लिखी। क्या उपदेश उन्होंने दिया है, क्या उनकी शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं से हमें क्या सीख मिलती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है निर्गुण, दूसरा भक्ति। तो यहाँ पे अगर दोनों मिला दिया है तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किसने किया था, गुरु नानक ने किया था। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट, गुरु नानक ने ईश्वर को कोई लिंग आकार नहीं था ऐसा माना है उन्होंने। तो गुरु नानक का अनुसार अगर देखा जाए, गुरु नानक ने माना है कि अगर ईश्वर इस दुनिया में है तो उसका कोई लिंग, कोई आकार नहीं है। अब यहाँ पे जैसे लोग देवी देवताओं को मानते हैं तो लोग मानते हैं कि कुछ देवी होती हैं, कुछ देवताएं होते हैं, तो यहाँ पे लिंग के आधार पर उनको बांट दिया गया है। लेकिन गुरु नानक मानते थे कि अगर देवी देवता हैं या ईश्वर हैं इस दुनिया में तो उनका कोई लिंग, कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है, गुरु नानक के अनुसार रब या ईश्वर के लिए स्मरण व नाम जाप ही काफ़ी होता है। अगर आप ईश्वर में भक्ति रखते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आप जो है किसी ईश्वर को मानते, चाहे रब को माने, चाहे अल्लाह को माने, चाहे किसी भी ईश्वर को मानते हैं, तो अगर उसको स्मरण करते हैं, उसका नाम जो है आप जप करते हैं, तो वही जो है काफ़ी होता है भक्ति के लिए। ठीक है, आगे देखिए, चौथा पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट है, उन्होंने धर्म के सभी बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। धर्म का मतलब ये कि जो बाहरी आडंबर का मतलब ये होता है, जैसे धर्मवाद चलता है, लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म वाला धर्म की बात होती है तो उस धर्म में लोग ये मानते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसे अपना लो। तो यहाँ पे जो बाहरी आडंबर हैं धर्म से संबंधित, इनका विरोध किया है इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए, गुरु नानक ने अपने विचार शब्द के माध्यम से लोगों के बीच में रखा है। तो शब्द एक ग्रंथ का नाम हो गया। अपने विचार किसने विचार रखा है, गुरु नानक ने। किसमें रखा है, शब्द में रखा है। तो इसने जो गुरु नानक ने जो है इसमें शब्द में जो है अपने विचार रखे गए हैं, तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट जो है आराम से समझ सकते हैं, 5 पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बनाकर भी चीज़ें लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि सूफी मत के किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। मत का मतलब क्या होता है? विचार होता है, थॉट होता है। किसके थॉट? सूफी संत के। सूफी संत के जो मत थे, जो विचार थे, उन्हीं की दो विशेषताएं बताना है। क्या विशेषताएं थी उनकी, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उसका आंसर आप आराम से लिख सकते हो। इसीलिए आपको 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो इसका सदुपयोग करना आपको है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, लिखेंगे सूफी संत की विशेषताएं, हेडिंग डाल देंगे और उसके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे, मानव मात्र से प्रेम। सूफी संत जो थे, उनका मत था, उनका विचार था, ऐसा मानते थे कि हमें मानव से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, देखिए, सूफी मत के संतों ने लोगों को उपदेश दिया कि मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए। और यहाँ पे खूबसूरत सेंटेंस दोस्तों मैंने लिखा है, अगर ये कोटेशन लिख देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा बड़े प्रेम से। देखिए क्या है यहाँ पे, मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। अगर दोस्तों आप मानव से प्रेम रखते हैं तो ईश्वर से प्रेम कर लेते हैं। लोग मानव से नफरत करने लगते हैं, लोगों में घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये भावना अगर इंसान के अंदर है तो इंसान कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इंसान इंसान से प्रेम करे तो कहीं न कहीं वो ईश्वर से प्रेम करने लगता है। यही जो है भक्ति है, यही सच्ची श्रद्धा होती है। तो कितना शानदार कोटेशन यहाँ पे जो है बताया गया है। आप इस प्रकार से पहला पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है, गुरु की महिमा का गुणगान किया है। जो सूफी संत होते थे, इन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। ये मानते थे गुरु ही सच्चा जो है एक ऐसा इंसान होता है, सच्चा होता है, जो हमें ईश्वर का मार्ग दिखाता है और जो है सत्य की राह दिखाता है। तो गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा सूफी संत मानते हैं। सूफी मत ने जो है गुरु की महिमा का गुणगान किया है और इन्होंने कहा है कि जो सूफी जो होते हैं, सूफी गुरु को जो है पीर कहते थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, गुरु जो होते हैं वो पीर कहलाते हैं। ये सूफी संत ने ऐसा माना है। गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा सूफी संत मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल सकता है और अथवा करके किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेगा, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। देखिए, सूफी मत के उदय का कारण बताइए। सूफी मत उदय क्यों हुआ, इसका जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, ये बताना है। इसके बाद अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इनका सिद्धांत क्या है। आगे देखिए, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, इनके कारण को वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। आइए इसका आंसर आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि सूफी जो है, ये सूफीवाद है क्या। क्योंकि आप यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, सूफीवाद क्या है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। हेडिंग डालेंगे सूफीवाद और लिखेंगे, इस्लाम की प्रारंभिक शताब्दियों में धार्मिक राजनीतिक संस्था के रूप में आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और बैराग की ओर झुकाव बढ़ा, जिसे सूफी कहा गया। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आराम से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे नीचे जो लिखा गया उसको समझ लेते हैं पहले। सूफी का जो अर्थ होता है, एक प्रबल मान्यता ये है कि मदीना की मस्जिद के सामने एक सुफ्फा होता था। सुफ्फा का मतलब होता है चबूतरा, जिस पर बैठकर संत, ये संत लिखा गया है यहाँ पे, संतु हो गया है, संत प्रभु का ध्यान लगाते थे, जो सूफी कहलाएं। बहुत सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं। जैसे आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, उन्होंने जो है उपदेश दिया था पीपल के वृक्ष के जो है बैठ के नीचे जो है उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो सूफी संत होते थे, ये मक्का मदीना का नाम आपने सुना होगा। तो मदीना मस्जिद के सामने जो है सुफ्फा होता था, यानी चबूतरा होता था। उस चबूतरे पर बैठकर जो सूफी संत होते थे वो प्रभु का ध्यान लगाते थे, और जो ध्यान लगाते थे सूफी, वही सूफी जो है, वही संत जो है सूफी कहलाएं। क्योंकि यहाँ पे सुफ्फा जो है, इसी सुफ्फा से ही सूफी बना है। और ये सुफ्फा जो है इसका मतलब होता है चबूतरा, और चबूतरा कहाँ था, मदीना के मस्जिद के सामने होता था। यहाँ बैठकर लोग प्रभु का ध्यान लगाते थे, ईश्वर का ध्यान लगाते थे, इसीलिए इन्हें सूफी कहा गया है। और ये प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए बाद में पीछे इसके आगे जो है वाद लग गया, तो नाम हो गया सूफीवाद। ठीक है, आगे देखिए।
आगे इसके सिद्धांतों की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें सिद्धांत में क्या पॉइंट ले सकते हैं, यानी सूफीवाद के क्या सिद्धांत थे, क्या मानते थे वो लोग, क्या उनके विचार थे, क्या उनकी भावनाएं थी, क्या उनके थॉट थे, ये सब पॉइंट एक ही है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, सूफी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। सूफी जो था, जो सूफी लोग थे वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, एक ईश्वरवादी थे, यानी वो मानते थे कि दुनिया में अगर ईश्वर है तो एक है, अलग अलग नहीं है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, सूफीवाद एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। दूसरा हो जाएगा, ईश्वर निराकार और सत्य है, सब कुछ ईश्वर ने उत्पन्न किया है। ऐसा मानते थे सूफी लोग कि ईश्वर निराकार है। निराकार का मतलब होता है कोई उसका आकार नहीं है, और जो ईश्वर है वही सत्य है। सब कुछ जो है इस दुनिया में जो आया है, जो बना है, वो सब कुछ ईश्वर ने उत्पन्न किया है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, सूफी ईश्वर प्राप्ति का ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। सूफी ऐसा मानते थे कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन का ये अंतिम लक्ष्य होता है। ये सूफी लोग ऐसा मानते थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति होता है और साधना की रहस्यवादी है। मतलब ये है कि अगर हम ईश्वर की जो है ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी, साधना रखनी पड़ेगी, और साधना जो है वो पूरी तरह से जो है अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखावटीपन होना चाहिए। हमें ईश्वर को पाना है तो हमें सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा हमको करनी चाहिए। आगे देखिए, संगीत और गायन भी ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन था, ऐसा सूफी संत मानते थे। सूफी संत मानते थे कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें संगीत और गायन में भी जो है करना होगा। संगीत गायन करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। आगे देखिए, अगला पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, गुरु और पीर। यहाँ पे 2 शब्द है, गुरु अथवा पीर, यानी गुरु को ही पीर कहते थे। जो सूफी संत होते थे गुरु को पीर कहते थे। तो गुरु अथवा पीर को सूफी में सर्वाधिक महत्व दिया गया। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता था। सूफी जो संत थे वो गुरु को पीर कहते थे और ऐसा मानते थे गुरु जो होता है वो ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता है, यानी गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही हमें सच्चा रास्ता दिखाता है और हमें ईश्वर को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग भी गुरु ही दिखाता है। ठीक है, आगे देखिए, सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सूफीवाद ऐसा मानते हैं कि अगर हम प्रेम की भावना रखते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो कहीं न कहीं हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लोगों से प्रेम भावना रखना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये सूफी संत ऐसा मानते थे। आगे देखिए, ईश्वर को प्रेमी तथा जो है या प्रेम का माना गया है, यानी जो है अगर हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ही प्रेमी प्रेमिका के रूप में इसे माना गया है। अगला लास्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सूफी संत संयम, खौफ, शुक्रगुजार, संतोष आदि का जो है आवश्यक माना है। यानी अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, खौफ की भावना हमारे, थोड़ा सा डर की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं बेखौफ हो जाएं, डर की भावना होनी चाहिए। और इसके बाद शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें दूसरे पर, क्योंकि अगर मानव से मानव प्रेम करता है तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और हमें उस मानव को जो है शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चा मार्ग दिखाता है, जैसे कि गुरु होता है। संतोष की भावना होना चाहिए, संतोष की भावना है तो हमें ईश्वर प्राप्ति जरूर होगा। लोग कहते हैं कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम 1 घंटा पढ़ लें, 1 दिन पढ़ लें और हमें 90% प्राप्त हो जाए, तो ये नामुमकिन है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो लोग जो है 6 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं अगर वो 90% ना पाएँ तो उनका तो एक बार चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि मुझे 1 दिन में पढ़कर मैं 90% लेकर आऊँ, तो ये जो है नामुमकिन है, ये तो कभी हो नहीं सकता है। 1 दिन में पढ़कर 90% ला सकते हैं, लेकिन हाँ, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आराम से समझ सकते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 100% दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने डेट लिखा है, डेट मतलब यहाँ पे टाइम लिखा है, मतलब यहाँ पे देखिए 2022 में, 2023 में, 2022 में, 2023 में, 2020 में, 2023 में ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए है। और 2023 में
3 सेट में पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए 3 सेट में पूछा गया है, तो 2024 में ये क्वेश्चन बनता है। और यहाँ भी देखिए 2020 में, 2022 में, 2023 में 3 सेट में यह दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, बस फटाफट रिवीजन करना है। दोस्तों आंसर से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बता दें। ये आंसर आप देखने के बाद इससे कई टाइप के सवाल तैयार कर सकते हो, जैसे कि बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मैप का और तिथि का। मतलब ये कि दोस्तों कि ये जो आंसर आप देखने वाले हो अभी, इससे सारे टाइप के क्वेश्चन निकल कर सामने आने वाले हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पीय में, मैप में, अति लघु में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले से जन्म की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व और ईस्वी में बस अंतर इतना सा है, जैसे मान लीजिए 0 हो गया, ठीक है, 0 से इधर एक जाएंगे, 0 से इधर एक जाएंगे। तो यहाँ पे आप इतना मान लीजिए कि जो 0 होता है ये ईसा मसीह का जन्म का तिथि माना जाता है, कि ईसा मसीह जन्म के पहले की जो घटना है वो ईसा पूर्व माना जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की घटना है उसे ईस्वी माना जाता है। तो यहाँ 563 में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व है। जन्म स्थान की दोस्तों बात करें तो लुम्बिनी में है, और लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नेपाल में पड़ता है। और पिता का नाम यहाँ पे शुद्धोधन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है, तो शुद्धोधन है। ये कपिल वस्तु के शासक थे, ठीक है, यानी राजा थे। आगे बात करेंगे, माता का नाम महामाया देवी इनकी माता का नाम था, और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। राहुल नाम तो सुना होगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगला पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध से संबंधित कुछ स्थल हैं, इस स्थल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो गया, जिसे बोध गया कहते हैं, ये बिहार में पड़ता है। तो आपसे पूछ लेगा कि वह स्थान जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो जवाब क्या होगा, बोध गया हो जाएगा, ये बिहार में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा स्थान आता है प्रथम उपदेश का। प्रथम उपदेश, जैसे ऋषि पत्तनम, प्राचीन नाम ऋषि पत्तनम है, और प्रेजेंट टाइम में इसका नाम सारनाथ है, और सारनाथ पड़ता कहाँ पे, वाराणसी में। तो ये वाराणसी ध्यान रखेंगे, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इसके बाद दोस्तों बात आता है चौथा कि महापरिनिर्वाण, यानी इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 3 नाम ऐसे हैं जो यूपी में हैं, जैसे वाराणसी तो यूपी में हो गया, ये कुशीनगर यूपी में हो गया, और एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं इसमें, इनका जो सबसे ज़्यादा जो उपदेश इन्होंने दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो ये भी पड़ता है यूपी में। तो 3 नाम तो यूपी में हो गए, एक बिहार में होगा, 2 जो है इनका जन्म नेपाल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर विशेष रूप में थोड़ा सा आपको बता दें, विशेष में ध्यान देंगे कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण और ये सब तीनों जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनको इनका जन्म, इनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यानी जन्म और मृत्यु एक ही तिथि में हुई थी, और जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति भी जो है एक ही तिथि में हुई थी, और वो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इसी बैसाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये तो होगी विशेष बात। अब बात करते हैं कुछ और यहाँ पे कुछ घटना के बारे में, जैसे गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण इसे कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले गए थे, तो इस घर छोड़ के जाने की प्रक्रिया, कोई घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश की घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो मृत्यु घटना है इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूँगा, अच्छे समझ लीजिए, पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है इनकी घटना से संबंधित। अब बात करते हैं इनके जो है अष्टांगिक मार्ग हैं। देखिए संसार में दुख है, दुख का कारण भी है, और दुख के कारण का निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे दुख निवारण का मार्ग में, जैसे कि यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग इन्होंने बताया है, जैसे कि सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी यानी वाक,
कर्म, और इसके बाद जो है आजीविका, और यहाँ पे व्यायाम है, स्मृति है, समाधि है। ये कुछ यहाँ पे 8 पॉइंट है जो दुख के निवारण के जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया गया है। इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से जो है पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप इस बार देख लीजिए, फटाफट एक बार ऐसे समझना है। बस आती है कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अष्टांगिक मार्ग जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए इनके 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य क्या हैं? ये हैं दुख है। गौतम बुद्ध ऐसा मानते हैं कि संसार में दुख है और दुख का कारण भी है। उन्होंने कहा दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी है, यानी दुख का निरोध का मार्ग भी है। दुख खत्म किया जा सकता है और खत्म करने के लिए आपको यही अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और डिटेल में इनकी शिक्षाओं के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में। अब यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है समझने का मौका मिलेगा और अच्छे से आपको समझने की कोशिश करना है। पहले देखिए बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांत में यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे पहले डिटेल में कि महात्मा बुद्ध पर सांसारिक दुखों एवं कष्टों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जब वो अपने महल में रहते थे गौतम बुद्ध, तो जो है उनको इतना ज्ञान नहीं था संसार के बारे में कि संसार में दुख भी है। ऐसा उनके पास कोई जो है दुख का कारण नहीं था, वो समझते नहीं थे कि संसार में दुख है। लेकिन जब उन्हें महल के बाहर निकलकर जब संसार को देखना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने समझा कि संसार में दुख है और दुख जो है पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा है। तो उन्होंने महसूस किया गौतम बुद्ध पर जो है सांसारिक दुखों और कष्टों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने जब देखा समझा तो उन्होंने महसूस किया कि संसार में दुख है और दुखों से पूरा संसार भरा पड़ा है। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि इन सभी को दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, इंसान की इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। आपकी भी इच्छा है कि मेरा 90+ आ जाए, सभी की इच्छा है कि आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इच्छा हमारी होती है, जो तृष्णा होती है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। हमारी इच्छाएं जो है वो अनंत होती हैं, हमें जितना मिले उतना ही कम होता है। अगर किसी को जो है टारगेट है 90% पाने की, है ना, और 90% अगर पा गया तो उसके मन में थोड़ी सी रहेगी यार 91 आ गया हो तो और मज़ा आ गया होता, 92 आ गया हो तो और मज़ा आ गया होता, है ना। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। आगे कहा गया कि तृष्णा के कारण मानव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वो उसी के कारण जो है मानव जन्म और मरण यानी मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। उसकी जो चाहते होती हैं वो अनंत होती हैं। आगे है महात्मा बुद्ध ने लोगों के सामने दुखों से छुटकारा पाने प्राप्त करने के लिए जो मार्ग रखा है वह सरल, सुगम और व्यवहारिक था, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे जिन पर विशेष बल दिया गया है। वो 4 आर्य सत्य क्या हैं, आइए डिटेल में इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हो कि दुख ही जीवन का सत्य है। लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं कहीं दुख है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, दुख है, संसार में दुख है और संसार पूरा दुखों से भरा पड़ा है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ गम है, कुछ ना कुछ दुख है। आपके पास भी कुछ गम होंगे, कुछ दुख होंगे। तो दुख जीवन का सत्य है, ये गौतम बुद्ध ने माना है ऐसा। देखिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार दुखमय है, वृद्धावस्था में भी दुख है, और जो है कहीं की बाल्यावस्था में भी दुख है, हर एज में दुख है। ठीक है, वृद्धावस्था में दुख है, रोग दुख है। ठीक है, प्रिय वस्तु का वियोग दुख है और अप्रिय वस्तु का संयोग भी दुख है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिय वस्तु, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आपको जो है आपको ना मिले तो उसको ना मिलने के कारण जो है आप दुख हो जाएंगे। अगर कोई अप्रिय चीज़ आपको मिल गया, संयोग से भी जो आपको मिल गया, तो वो भी एक तरह से दुख का कारण हुआ। आप यही कहोगे काश यार वो मुझे मिल गया होता, है ना, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। तो अगर वो चाहिए था, तो अगर आपको ये मिल गया तो हो सकता है कि आपका दुख का कारण बन जाए। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे कहा गया है दुख जो है वो जीवन का सत्य है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं कि दुख का कारण अवश्य है। दुख है संसार में, लेकिन दुख का कारण भी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दुख का कारण में क्या है, महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा और काम वासना बताया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा दुख का कारण है वो तृष्णा है, इच्छा है और काम वासना है। यानी हमारे जो अंदर काम करने की जो इच्छा है, जो हम चाहते हैं, जो भी हम अपना सपना बनाए हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसके कारण हमें दुख मिलता है। आगे तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कि दुख का नाश संभव है।
दुख का जो नाश है वो संभव है। तृष्णा का निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगर हम तृष्णा यानी इच्छा को मार दें, खत्म कर दें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिलती है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था, ये से आप अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि चनो होदड़ों में मन के बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। तो चनो होदड़ो जो है, इसमें मनके का मतलब होता है मटका। जैसे कुम्हार मटका बनाता है ना, उसी को मनके कहा जाता है। मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया गया था। 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है कि जो मटका बनाया जाता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के चानो होदड़े एक स्थल का नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता का। वहाँ पे मटका बनाया जाता था। तो पूछ रहा है किस पदार्थ का बनाया जाता था, यही इसमें बताना है। तो मनके बनाने के लिए कॉर्नेलियन सुंदर लाल रंग का जो है एक पदार्थ होता था, सेलखड़ी, तांबा, कांसा और पक्की ईंट के जो है प्रयोग किया जाता था। तो मनके बनाने के लिए कॉर्नेलियन ये हो गया। दूसरी बात ये होगी सेलखड़ी, तांबा, कांसा, पक्की जो मिट्टी होती थी उसका जो है प्रयोग किया जाता था। तो आराम से इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा लिपि के जो है बारे में बताना है, हड़प्पा लिपि का वर्णन करना है। तो देखिए क्या है हड़प्पा लिपि, समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा निवासियों को लिखने की कला का ज्ञान था। जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो निवासी थे उनको लिखने की कला का ज्ञान था, उनको लिखना आता था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। यह लिपि भाव चित्रक थी। ठीक है, भाव चित्रक का मतलब ये था जो कुछ भी लिखते थे उसमें कुछ भाव उत्पन्न होता था। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें दिखाई देता था। तो ये भाव चित्रक थी। इसमें प्रत्येक चिन्ह एक शब्द की पहचान होती थी। जो उसमें चिन्ह लिखते थे उस शब्द की एक पहचान होती थी, लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी पहचान तो होती थी, लेकिन अभी तक जो है सिंधु लिपि में जो लिखी गई है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि प्रथम लाइन दाएं से बाएं और द्वितीय लाइन बाएं से दाएं लिखी गई है। अर्थात अगर इसको डायग्राम के माध्यम से समझे तो देखिए, प्रथम जो लाइन है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी गई है। तो इस प्रकार से जो है दाएं से बाएं लिखी गई है, और जो द्वितीय लाइन है वो बाएं से दाएं लिखी गई है। इस प्रकार से बाएं से दाएं लिखी गई है। तो ये उसकी खास बात ये होगी कि किस प्रकार से जो है वहाँ पे लिपि देखने को मिली है। तो आराम से इसको लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है बहुविकल्पी या फिर अति लघु में पूछा जा सकता है, लोथल पूरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो लोथल आपको बता दें ये पड़ता है यहाँ पे गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल जो पड़ता है यहाँ पे गुजरात में पड़ता है। और ये पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था। तो लोथल जो है एक बंदरगाह है और ये स्थित है गुजरात में। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और बात करें इसके लोथल की कि इसकी खोज किसने की थी, तो एस.आर. राव ने की थी। कब? 1955 में की थी। ठीक है, उम्र 55 का दिल बचपन का आपने डायलॉग सुना होगा। तो उम्र 55 का हो गया है, लेकिन दिल बचपन का है। तो एस.आर. राव ने जो है ये लोथल की खोज की थी। आगे बात करते हैं। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लिख कर आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सवाल किसी प्रकार से पूछ सकता, घुमा घुमा के, बस आपको समझना कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। मोहनजोदड़ो के कुछ विशिष्टताओं जो है उनके बारे में वर्णन करना है, या फिर अथवा करके पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, या फिर पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर लगभग सभी का आंसर सेम होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, और एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। क्या विशेषताएं थी, क्या खास बात थी सिंधु घाटी सभ्यता में, क्यों इतनी चर्चा में है सिंधु घाटी सभ्यता। आइए इन्हीं को डिटेल में समझते हैं कि क्या विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुई तो प्राप्त हुआ विशाल स्नानागार। एक बड़ा सा स्नानागार
प्राप्त हुआ। स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने वाला स्थान। जो स्नानागार है वो बहुत बड़ा, विशाल मतलब क्या होता है बड़ा, स्नान मतलब क्या होता है नहाने के लिए, आगार यानी बहुत बड़ा एक तरह से आंगन था, बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पे लोग स्नान करने जाते थे, तो विशाल स्नानागार मिला। पहली विशेषता हो गई। दूसरी, विशाल अन्नागार। जो अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न रखे जाते थे वो भी बहुत बड़ा होता था, क्योंकि पूरे साम्राज्य को चलाना, साम्राज्य की जीविका के लिए अनाज रखे जाते थे, तो बहुत बड़ा जो है ये क्षेत्र था। तो यहाँ पे विशाल स्नानागार और अन्नागार वहाँ पे थे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे विस्तृत सड़क निर्माण। आपको मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अगर आप हेडिंग डाल के इसके बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे तो आराम से जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको अच्छे नंबर देकर जाएंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, पहले डायग्राम बना लीजिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डायग्राम पे नंबर मिलता है। टीचर कुछ अलग दिखना चाहता है आपकी कॉपी में, तो कॉपी जब अलग लिखेंगे, कुछ सबसे हट के रहेगा, तो आपकी पहचान भी अलग से मतलब हट के होगी। तो इसलिए डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विस्तृत सड़क निर्माण। आप सभी जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का जो है बहुत अच्छी खासी जो है वहाँ पे सड़क बनाए गए थे, और विस्तृत मतलब क्या होता है बड़े क्षेत्र में सड़क निर्माण किया गया था। मतलब कि जो है एक जैसे हाईवे होता है, आज की डेट में हाईवे जो होता है वो किसी दूसरे सड़क से जुड़ा होता है, फिर वो सड़क किसी दूसरे सड़क से जुड़ा होता है, फिर वो सड़क किसी गाँव के सड़क से जुड़ा होता है। तो कहीं न कहीं जो विस्तृत सड़क बने थे आज की डेट में बनी है, ऐसी सड़क हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जल निकासी की व्यवस्था। जैसे आज की डेट में नाले वगैरह बड़े-बड़े नाले बनाए जाते हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं, ऐसे ही प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें जल निकासी व्यवस्था देखने को मिलती थी। तो कितनी प्राचीन व्यवस्था है ये, और उस टाइम पे जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई थी, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। बात करते हैं नियोजित शहर। जैसे आज की डेट में शहर बसाए जाते हैं और एक अच्छे तरीके से शहर बसाया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ, अगर आप नोएडा गए होंगे, ठीक है, नोएडा गए होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। वहाँ पे जो शहर बसा हुआ है नोएडा, वो काफ़ी वैज्ञानिक पद्धति से बसा हुआ है, बनाया गया है उसे, तो वो विकसित सिटी बन चुका है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में एक नियोजित शहर होता था। नियोजित का मतलब क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया शहर नियोजित शहर कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे, दुर्ग और निचला शहर की व्यवस्था होता था। जैसे कि मान लो ये इस प्रकार से जो है पर्वत होते थे, मतलब ये मान लो ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे दुर्ग का मतलब क्या होता है, दुर्ग का मतलब किला होता है। यहाँ पे जैसे मान लो ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे टापू पे जो है ऊपर जो है, ऊपर यहाँ पे जो है ऊंचे स्थान पर दुर्ग बनाए जाते थे, और निचला शहर, निचला जो शहर होता था यहाँ पे नीचे बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे नीचे बनाए जाते थे। राजा जो होते थे वो ऊपर रहते थे, और जो सैनिक वगैरह होते थे, जो अन्य समाज के लोग होते थे, वो नीचे रहते थे, और सैनिक यहाँ भी होती थी, ताकि जो है अगर कोई आक्रमण करने आए तो ऊपर से ऊपर थोड़ी से करेगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जहाज़ की व्यवस्था तो थी नहीं। अब जो अभी आएगा नीचे से आएगा, तो पहले सैनिक से लड़ेगा, फिर राजा तक पहुँचेगा, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो देखिए, दुर्ग और निचले शहर की जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। तो दोस्तों अगर इसका आंसर आप समझ गए होंगे तो आराम से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल में मैंने लिख दिया है कि जो है विशाल स्नानागार थे, तो यहाँ पे आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, और मैंने आपको समझा भी दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। विस्तृत सड़कें देखिए इस प्रकार से विस्तृत सड़कें, यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था मतलब देख लीजिए, जैसे सड़क है, सड़क के किनारे नालियाँ बनाई गई थी, पक्की नालियाँ बनाई गई थी उस टाइम पे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की नालियाँ बनाई गई थी। तो दोस्तों ये आराम से देख लीजिए। और यहाँ पे दुर्ग की बात करें, देखिए यहाँ पे ऊँचे स्थान पर दुर्ग होता था, और नीचे स्थान पर जो है निचला शहर होता था, जहाँ पे सैनिक लोग, अन्य समाज के प्रजा के लोग रहते थे। तो डिटेल में आप उसे समझ सकते हैं और अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले यहाँ पे प्रश्न की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, 2020 में 2022 में पूछा गया है, और आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, जो सवाल 2020 में पूछा गया, जो सवाल 2022 में पूछा गया, जो सवाल 2020-22 में पूछा गया, वो 2024 में पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि सम विषम का एक तरह से कोड चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2021 में नहीं पूछा गया, 2023 में नहीं पूछा गया है। ठीक है, 2000 सवाल जो 2021 में पूछा गया होगा वो 2023 में पूछा गया होगा। ठीक है, अब 2025 में पूछा जाएगा अगला सवाल इसके बाद। तो यहाँ पे 2025 में इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, 2020 वाला, 2022 वाला 2024 में भी पक्का आने की पूरी चांस रहती है, इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट रखा है।
जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल का, देखिए यहाँ पे, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। अगर दोस्तों बात करें अभिलेख तो क्या होता है उसके बारे में समझना है। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर कुछ शब्द या लेख होते हैं जिन्हें अभिलेख कहा जाता है। मतलब ये है कि जैसे मान लो एक पत्थर है, आपने रामायण देखा होगा, रामायण में पत्थर पे जो है राम लिखते हैं, ठीक है, राम लिखते हैं और पत्थर जो है पानी में तैरता है। तो यह दोस्तों यहाँ पे जो पत्थर था, तो पत्थर या फिर धातु या फिर मिट्टी के बर्तन पे कुछ लिख दिया जाता है, लेख लिखा जाता है, जिन्हें हम अभिलेख के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, अथवा करके इस सवाल को पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में, अति लघु में और लघुत्तरीय में सवाल पूछा जा सकता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अभिलेख है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कवर होता है। पहला कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है, एक अभिलेख है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसने लिखा है, नाम होगा हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र, हरि के नाम से ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति में जो है हरि का ध्यान लगाएंगे तो आपको आसानी से, थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति में आप प्रयाग में जाएंगे तो सबसे पहले दर्शन किसका होगा, हरि का दर्शन होगा, ठीक है। हरि का दर्शन होगा तो हरिश्चंद्र हो जाएगा। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में किले के भीतर अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसे समुद्रगुप्त की राजसभा के प्रसिद्ध विद्वान हरिश्चंद्र ने करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति ही इलाहाबाद जो है स्तंभ अभिलेख के रूप में माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अथवा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं। जो आज की डेट में अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अगर आपका विषय भी अर्थशास्त्र होगा तो उसके जनक एडम स्मिथ हैं, ठीक है। उसके जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। लेकिन ये उस टाइम की अर्थशास्त्र की बात हो रही है जब जो है रजवाड़ा शासन चलता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा शासक थे उस टाइम की बात हो रही है। तो मौर्य युग के इतिहास के लिए अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी मौर्य युग की बात करें तो उस टाइम पे अर्थशास्त्र एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रचना है। तो अर्थशास्त्र ने किसने लिखा है, कौटिल्य या फिर जो है चाणक्य के नाम से इन्हें भी जाना जाता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर अर्थशास्त्र का प्रकाश पड़ता है। यानी जो अर्थशास्त्र ये है, आज के डेट में जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो आधुनिक है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, उसमें जो है आर्थिक जगत के बारे में बात कही गई है, लेकिन इसमें आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो दोस्तों इसका पॉइंट ये हो गया, आराम से इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों को वर्णन कीजिए। 16 महाजनपद थे, ठीक है। इन 16 महाजनपदों की विशेषता क्या थी, इनके बारे में बताना है, या तो इनके अभिलक्षण, यानी विशेषता लक्षण बात एक ही है, चाहे जो पूछे आंसर एक ही होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं और इसका उत्तर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, महाजनपदों की संख्या 16 थी, अधिकांश जनपदों पर राजा का शासन होता था। तो यहाँ पे कहा गया है कि 16 जनपद हुआ करती थी, ठीक है। महाजनपद जो थी वो 16 थी और 16 जो जनपद थी उनमें राजा का शासन होता था। दूसरा पॉइंट, इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। इस समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति होता था वो अपने आप में एक राजा होता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंध रखते थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है कि समूह में जो भी व्यक्ति रहते थे वो अपने आप में राजा कहलाते थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो है इन्हीं गणों के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, महाजनपदों की राजधानी के किले से घिरा जाता था। जो जैसे मालूम महाजनपद होता था, महाजनपद को जो महाजनपद की राजधानी होती थी उस राजधानी को जो है किले से घेर दिया जाता था, ताकि जो है उस जनपद में जो भी राजा या शासक रहें उनकी सुरक्षा किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, सेना नौकरशाही पर राज्य की अधिकांश आय व्यय होती थी। जो सेना होती थी, जो नौकरशाही ने जो सर्वेंट होते थे, जो काम करते थे वहाँ पे, चाहे वो सरकारी सेक्टर से हो, चाहे जो है सरकारी सेक्टर का जो है जो सर्विस में होते थे, उनको जो है राज्य की तरफ से आय यानी व्यय दिया जाता था, इनकम दिया जाता था, ताकि जो है वो अपना जीवन यापन कर सकें।
अगला पॉइंट है कि महाजनपदों के राजा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में विश्वास रखते थे, अतः राजाओं द्वारा अस्थायी सेनाएं रखी जाती थी। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि महाजनपद जो होते थे, उनके जो राजा होते थे वो साम्राज्यवादी होते थे। साम्राज्यवादी का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई राजा है, कोई राजा का क्षेत्र इतना बड़ा है, ठीक, कोई राजा है और उसका क्षेत्र जो है इतना बड़ा है, और वो चाहे कि मेरा क्षेत्र और बड़ा हो जाए, तो दूसरे क्षेत्र को जीत कर अपने क्षेत्र में मिला लेता था। दूसरे क्षेत्र में जीत कर अपने क्षेत्र में मिला लेता था। जो अपने क्षेत्र में मिला ले तो उसका साम्राज्य बढ़ जाता था, और यही प्रक्रिया साम्राज्यवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रभावती गुप्त कौन थी, उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था। तो प्रभावती गुप्त कौन थी, उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था, ये समझना है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त की पुत्री थी। पहला पॉइंट ये हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। दूसरा, उसने एक भूमि दान दिए जाने का आदेश दिया था। दोस्तों आपको एक पॉइंट और बता दें, जब किसी क्वेश्चन का, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। एक बात ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ आंसर बनाकर ज़रूर लिखेंगे उस इतिहास से संबंधित। अगर आप कॉपी में कुछ लिख कर आते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अगर छोड़ कर आएंगे सादा तो कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए कुछ लिख कर आइए, कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। जो मौर्य वंश है, ठीक है, इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसकी क्या क्या स्रोत हैं, स्रोत का मतलब क्या क्या, उसमें जो है हमें किस प्रकार से कहाँ कहाँ से जानकारी मिली है, उस पर प्रकाश डालिए। जरा उस पर जो है थोड़ा सा देखते हैं। प्रकाश डालना का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कहीं अंधेरा है, ठीक है, कहीं पे अगर अंधेरा है आप उस पर लाइट जला देंगे, ठीक है, आप उस पर अगर लाइट जला देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। जब उजाला हो जाएगा तो जो प्रकाश पड़ेगी तभी तो उजाला होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो मौर्य वंश है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उसके कुछ ऐसे स्रोत होंगे, उसमें प्रकाश डालिए कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आइए समझते हैं इनको। पहला पॉइंट है, अशोक की अभिलेखों से अशोक के शासन, धम्म आदि के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। तो अशोक की जो अभिलेख लिखे हैं अशोक ने, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के शासन कैसे हुए थे, उनके धम्म के बारे में उनकी जानकारी हमें अशोक के जो है अभिलेख से मिलती है। पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्यों के शासन की व्यवस्था तथा मौर्यकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है। यानी सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित थी, इसमें मौर्यों के शासन के बारे में जानकारी बताई गई है, और यहीं से हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। देखिए अब यहाँ पे दो प्रश्न निकल कर आएगा। अगर आपसे बहुविकल्प में पूछ लिया कि इंडिका के लेखक कौन है तो आंसर होगा मेगास्थनीज, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो जवाब होगा कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दो बहुविकल्पीय या फिर दो अति लघु सवाल जो है यहाँ से भी बन सकते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना ये है कि यहाँ से सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये हो जाएगा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र रचित है, यहाँ से जानकारी मिली। मेगास्थनीज की जो है इंडिका रचित है, यहाँ से जानकारी मिलती है, और अशोक के कुछ अभिलेख है वहाँ से जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। ठीक है, प्रकाश पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल दोस्तों आपके सामने है कि मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं बताइए। अथवा करके पूछ सकता है कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पे एक ही नहीं दे दिया केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताना है, लेकिन टोटल पूरा जो है विशेषताएं देख लेते हैं ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है ऐसा आंसर आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप एक बार रिसर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप आंसर इस प्रकार से लिखते हैं तो टीचर आपको 100% पूरा नंबर देगा, क्योंकि डायग्राम जो आपने यहाँ पे बनाया है उस डायग्राम के माध्यम से ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना समझदार है, और जो है अपने मन से लिखा है, नकल करके नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इस प्रकार से ज़रूर बनाएं। और थोड़ा देखिए मैंने यहाँ पे हाथ से ही बनाया है, आपको स्केल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट ऐसे डायग्राम खींचेंगे जिस प्रकार से, और उसके बाद जो है बस फटाफट ऐसे बनाते चले जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार से बॉक्स भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम सिर्फ फटाफट बना लेंगे, पेन से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पेंसिल से नहीं बनाना है और ना ही स्केल का प्रयोग करना है, आराम से जो है अपने हाथों से हैंड फ्री हाथ से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि मौर्य वंश की क्या विशेषताएं हैं। एक बार हेडिंग समझ लीजिए, फिर इसके बारे में आराम से 2-3 लाइन बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताओं में हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में क्या होता है, केंद्र में एक राजा होता है और राजा ही पूरे साम्राज्य का संचालन करता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन का जो है पूरा जो है संचालन होता है, किसके द्वारा, राजा के द्वारा होता है। इसके बाद आता है प्रांतीय प्रशासन। अब देखिए अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, तो जैसे देखिए केंद्र सरकार होता है, ठीक है, जैसे देखिए केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, ठीक है। इसके बाद होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में जैसे कि ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, जिला पंचायत होते हैं, बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे आज के दिन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार होते हैं, ऐसे ही मौर्य वंश में केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, प्रांतीय में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन होती थी। तो आप ऐसे समझ कि आज की डेट में केंद्र सरकार क्या क्या करती है, राज्य सरकार क्या क्या करती है। राज्य सरकार अपने राज्य का ही देखभाल करती है, लेकिन केंद्र सरकार जो होती है पूरे केंद्र यानी पूरे देश का संचालन करती है। स्थानीय सरकार अपने ही क्षेत्र का विकास करती है। जैसे ये सरकारें विकास करती हैं, प्रशासन चलाती हैं, वैसे ही यहाँ पे तीनों पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। अगर आप इस प्रकार से तीनों सरकार को आज की डेट में समझ जाओगे तो आपको इसमें लिखने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए एक साथ मैंने तीनों पॉइंट कवर कर दिया। अब बात करते हैं नगर प्रशासन की। देखिए सरकार दो टाइप की होती है। स्थानीय सरकार में, स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं, स्थानीय सरकार दो प्रकार की होती है, एक तो नगरीय होती है और दूसरा ग्रामीण होती है। ठीक है, ग्रामीण में जैसे बात करें कि ग्राम प्रधान होते हैं, और नगर में क्या होते हैं, नगर में नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत ग्रामीण में होता है। यहाँ पे 3 पंचायत होती है ग्रामीण में, और यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होता है। तो यहाँ पे नगर प्रशासन का अलग व्यवस्था की गई थी वहाँ पे, क्योंकि मौर्य वंश में जो नगर होते थे उनके लिए नगर प्रशासन की अलग व्यवस्था की गई थी और वो जो है अपना संचालन करते थे। इसके बाद दोस्तों आता है कि सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, सैन्य का मतलब सैनिक होता है, सैनिक की भी व्यवस्था की गई थी। तो सैनिक में एक मुखिया होगा, और वो जो मुखिया होगा जहाँ पे सैनिक रहते थे उन सैनिक का मुखिया उस पूरे प्रशासन को चलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इसकी बात है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन का मतलब ये होता है जैसे कि आज की डेट में सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो है उच्च न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है। उस न्यायालय में लोगों को जो भी समस्याएं होती है वहाँ पे जाके न्याय मिलता है। ऐसे ही मौर्य वंश में न्याय प्रशासन होता था, और ये न्याय प्रशासन जो है, जो भी किसी को समस्या होती थी यहाँ पे इस प्रशासन में उसको न्याय मिलता था। ठीक है, इसके बाद आती है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन वो प्रशासन होता था जो इन सभी के लेखा जोखा तय करता था। जैसे कि किसी की, जैसे कि आय कितना देना है, किसको कितना, कितनी सैलरी देनी है, किस पे कितना व्यय करना है, खर्च करना है, ये राजस्व प्रशासन ध्यान रखता था। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। डायग्राम अच्छे से बना लेंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी है, आप इसे समझ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो पॉइंट है मैंने ऊपर ही सबको समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे है प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल दोस्तों बस इतना कहना चाह रहा है कि मौर्य जो साम्राज्य था उसका पतन क्यों हुआ, उसका जो है ख़त्म क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है उसको बताना है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे
कि उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी थी। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो उत्तराधिकारी होते थे, जैसे मान लो कि आपने नाम सुना होगा मुगल काल की, तो उसमें बाबर का बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, बेटे का बेटा शासन करता है। तो जब बेटे का बेटा शासन करता है तो वहाँ पे शासन चल रही थी और काफ़ी दिनों तक चली थी। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी पड़ गई। जैसे एक बाप है, अगर इसका बेटा अगर इसका बेटा नालायक निकल जाए तो क्या उसके आगे की जो जो बनाया है उसका बाप जो बनाया है, क्या आगे वो कायम रख पाएगा? नहीं कायम रख पाएगा। लेकिन अगर बेटा समझदार हो जाएगा तो बाप की बनाई हुई जायदाद ये आगे भी लेकर जाएगा और इसका भी संचालन करेगा। जब इसका बेटा होगा तो इसका बेटा भी उसका संचालन करेगा। तो ये पूरी तरह से जो है उत्तराधिकारी काम कर पाएंगे। लेकिन मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का प्रभाव ही नहीं रहा, प्रभाव कम हो गया, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ चुकी होगी आपको। आगे देखिए, उत्तराधिकारी आयोग और उत्तराधिकारी आकुशल। देखिए इसमें होता है क्या कि उत्तराधिकारी अगर उसकी प्रभाव कम तो थी ही, लेकिन अगर मान लेते हैं किसी जो है उत्तराधिकारी को नियुक्त किया गया उसके पद पर, जब उसका बाप गुजर गया तो उसके पद पे जब उसको नियुक्त किया गया तो आयोग था, मतलब उसके पास कोई योग्यता थी ही नहीं। दूसरी बात ये है कि वो अकुशल था। अकुशल का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा और एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सफल, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा है सफल। अगर मैं इसके आगे छोटा आ लगा दूँ, ध्यान रखें मैं छोटा आ लगा रहा हूँ, अगर मैंने छोटा आ लगा दिया तो क्या ये असफल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये सफल नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो वो नकारात्मक शब्द हो जाता है, वहाँ पे नहीं छुप जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए अकुशल लिखा है, मतलब कुशल नहीं है। यहाँ पे योग्य लिखा है, उसके आगे छोटा आ लग गया है, वो अयोग्य नहीं है, मतलब कि वो योग्य नहीं है, वो कुशल नहीं है। तो यहाँ पे जो उत्तराधिकारी योग्य नहीं रहेगा, कुशल नहीं रहेगा, तो पतन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार। जो शासक होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, इनके अत्याचार से लोग परेशान हो गए और अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने विद्रोह किया और इसके बाद जो है ये पतन का कारण बन गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब दो गुटों में लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों का होता है, तो पतन होना तय था। आगे देखिए, धन की कमी और करों की अधिकता। धन की कमी हो गई, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे सैनिक काम नहीं करेंगे, सैनिक काम नहीं करेंगे मतलब अन्य लोग काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात साम्राज्य का संचालन नहीं सही तरीके से हो पाएगा। जब समाज का संचालन नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी बात ये है कि पतन तो होना ही होना है। और करों की अधिकता, अब जैसे सिंपल सी बात यह है कि आपकी इनकम 10 रुपये है और आप 100 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो क्या आप जो है कर्ज में ही डूब जाओगे? कर्ज में डूब जाओगे। तो यहाँ पे लोगों के पास धन की कमी ही थी ही, वहाँ से ऊपर से जो है कर और लगा देते थे, जिसके कारण जो है ये पतन का कारण बन गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों का जो है असंतोष। यहाँ पे जो ब्राह्मण थे ये असंतोष थे। देखिए यहाँ पे मैंने फिर बताया कि छोटा आ लगने से क्या हो जाए, नकारात्मक शब्द छुपा होता है, नहीं शब्द छुपा होता है। तो ब्राह्मणों का संतोष मतलब संतोष नहीं था उनमें, तो यहाँ पे भी पतन का कारण बनता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता। केंद्रीय जो प्रशासन थी वो कमजोर पड़ती चली गई और उसका पतन होता चला गया। यहाँ पे 2 पॉइंट और लिख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का शासन काफ़ी विस्तृत साम्राज्य में फैल गया था। कमजोर और अयोग्य शासक पूरे साम्राज्य को देखरेख करने में केंद्रीय प्रशासन ढीली पड़ गई, जिसके कारण साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया और धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया। तो ये पॉइंट दोस्तों आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। फिलहाल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आसानी से उसको बना के लिख सकते हैं। फिलहाल जो है अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, या फिर पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व का प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज़ कॉमन होता है इन सभी अथवा प्रश्न में जो होते हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन होता है। क्या? उनमें एक शब्द कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे समुद्रगुप्त कॉमन है, सब में समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त में चरित्र 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 ये भी कॉमन है, व्यक्तित्व व्यक्तित्व यहाँ पे कॉमन है। यानी हमें चरित्र के बारे में बताना है या फिर उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना है।
तो व्यक्तित्व अच्छा होगा तो चरित्र भी अच्छा होगा, चरित्र खराब होगा तो व्यक्तित्व भी खराब होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों बात लगभग लगभग सेम है। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय का यहाँ से आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था तो जवाब होगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम के जो है उत्तराधिकारी थे। तो जो ये समुद्रगुप्त थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम के जो है उत्तराधिकारी थे। पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। आपने भोजपुरी में गाना सुना होगा दवैया कराएंगे, तो कहाँ से दवैया कराएंगे, पटना से कराएंगे। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। इनके साम्राज्य की राजधानी थी। तो जो है समुद्रगुप्त थे, इनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, पटना। दवैया कहाँ से कराएंगे, पटना से कराएंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे है समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो आइए इनको डायग्राम के माध्यम से फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बताना है। पहला पॉइंट है सर्वगुण संपन्न। पहला यहाँ पॉइंट हो जाएगा सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न कौन थे, समुद्रगुप्त थे। इनका चरित्र और व्यक्तित्व कैसा था, सर्वगुण संपन्न थे, है ना। तो यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान में रखना है, एक सर्वगुण है, दूसरा संपन्न है। मतलब संपन्न थे, जैसे मैं कहूँ कि आप धन से संपन्न हैं, आपके पास धन पूरा है, आप संपन्न हैं, धनी आदमी हैं। तो यहाँ पे संपन्न कम नहीं होता है भैया कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन सर्वगुण मतलब सभी गुणों से संपन्न थे। इनका चरित्र अच्छा था, इनका आचरण अच्छा था, इनका व्यवहार अच्छा था, तो इनकी पर्सनालिटी, इनकी व्यक्तित्व भी अच्छे से निकल कर सामने आए। तो सर्वगुण संपन्न का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे देखिए। वीर योद्धा। समुद्रगुप्त कैसे थे, वीर योद्धा थे। कोई भी साम्राज्य के जो है आपत्ति विपत्ति होती थी तो वहाँ पे जो है समुद्रगुप्त खड़े होते थे वीर योद्धा की भांति, और जो है अपने साम्राज्य का संचालन करते थे वीर योद्धा की तरह। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, कुशल राजनीतिज्ञ। कुशल राजनीतिज्ञ, यहाँ पे देखिए कुशल लिखा है, अकुशल नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे कैसे थे, कुशल थे। कुशल का मतलब क्या होता है, कुशल का मतलब होता है कोई न कोई उनके अंदर क्वालिटी ऐसी थी जिससे अपने शासन का जो है अच्छे से संचालन कर पा रहे थे। तो कुशल राजनीति थी उनके अंदर, मतलब कि उनके अंदर एक अच्छी अच्छी राजनीति की ज्ञान था। योग्य शासक था। ठीक है, अयोग्य शासक नहीं, कैसे थे, योग्य शासक थे। इनके अंदर क्वालिटी थी, इनके अंदर ऐसे शासक की धारणा थी कि वो जो अपने साम्राज्य का संचालन कर सकते थे, तो योग्य शासक थे। ठीक है, आगे कला संरक्षक थे। कला संरक्षण का मतलब ये होता है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जैसे बहुत सारी कला हैं कहीं की वो धूमिल होती जा रही हैं, तो अगर इनके साम्राज्य में कोई ऐसा कला का प्रदर्शन करता था तो उसका संरक्षण करते थे, उसका जो सम्मान करते थे, उस कलाकार का सम्मान करते थे, उस कला का संरक्षण करते थे, ताकि जो है उसको जन्म जन्मांतर तक रखा जा सके। जैसे ताजमहल बनाया गया है, ताजमहल उसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ की गई हैं, तो उसका संरक्षण भी किया गया, तभी तो उसकी एक आकृतियाँ देखने को हमें आज मिलती हैं। ऐसे ही कला का संरक्षण जो समुद्रगुप्त करता था। तो दोस्तों ये पॉइंट जो था आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पे।